तेईस मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा, पढ़ाई भी ज़ोरों शोरों पे चल रही होगी, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 और रेलवे के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोग अपने यदि पढ़ाई आप लोग की धीमी चल रही हो तो रफ्तार दें। हम आज शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए लूसेंट की आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री, उसको वन लाइनर फॉर्म में किया है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। आपको पता है कि 8 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री आपके बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में आ रही है किसी भी क्लास के लिए, वो प्राइमरी हो, 6 to 8 हो, 9 10th या 11 12 सब के लिए है। और लूसेंट आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में हम आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी चीज़ों को शुरू करते हैं। और आप लोगों का प्यार, ढेर सारा प्यार मिला था पिछले वाले वीडियो में, इसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। चलिए अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए हम अपनी चीज़ों को शुरू करते हैं। लूसेंट आधुनिक भारत की सीरीज शुरुआत 18 पेज की पेज में मैंने पूरी चीज़ों को नोट किया हुआ है। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को और मेरे टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से चलिए, आधुनिक भारत। उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये केवल वन लाइनर के फॉर्म में, आपको बस समझने की जो टॉपिक नहीं आएगा मैं समझा लूँगा आपको। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य का संस्थापक कौन कौन से हैं? जैसे अवध के कौन थे? सादत खान थे, जिसको हम मीर मोहम्मद अमीन के नाम से जानते हैं। इनको एक और नाम देते हैं, बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दी गई है इनको। हैदराबाद की स्थापना में चिनकलिज खान हैं, यही संस्थापक थे। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां को माना जाता है, और कर्नाटक के लिए सादुतुल्ला खां थे। ठीक है ना, ऐसे एज इट इज लिखा हुआ, मैं आपको लिख के समझा दिया हूँ। आपके लिए चीज़ों को आसान कर दिया हूँ। जिन लोगों को लूसेंट काफ़ी बोरिंग लगता है पढ़ने के लिए, उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर दिया है मैंने। चलिए, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सॉरी बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, जो एक संगीतकार भी था। सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या एक तुरानी सैनिक हैदर बेग ने कर दी। नादिर शाह ने सन 1739 में मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। आपको पता है नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था, और ये काफ़ी जब दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली उस समय सबसे धनवान था, और उस समय मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था, और 1739 में इन्होंने आक्रमण करके बहुत सारा धन भी अपने साथ ले गए थे। ठीक है ना। उसके बाद तख्ते हाउस पर, ये तख्ते हाउस जो है नाम आ रहा है, ये तख्ते हाउस को भी नादिर शाह उठा के ले गया था, और इसी पर बैठने वाले अंतिम मुगल वही मोहम्मद शाह थे। ठीक है ना। अंग्रेजों ने 1803 में शाह आलम द्वितीय के समय काल में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पर कब्जा कब हुआ? तो 1803 में अंग्रेजों ने किया था। शाह आलम द्वितीय का शासन चल रहा था। लाल किला स्थित जो हीरा महल है, बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। आपको पता है अंतिम मुगल सम्राट था, जो 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में इनको ही नेतृत्व प्रदान किया गया था, और यही इसी ने बनवाया था जो हीरा महल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हीरा महल कहाँ है, तो लाल किला में है। उसके बाद हयात बख्श बाग जो है वो दिल्ली में स्थित है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ? चलिए शुरू देखते हैं। पेन को चेंज कर लेते हैं हम अपने। चलिए अब देखते हैं कि सन 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बन करके आया था, पूछता है, ने बीजापुर के यूसुफ आदिल साल से गोवा को जीत लिया था। किसने जीता था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसी को भारत में पुर्तगालियों का वायसराय माना जाता है। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी उन्होंने कोचीन में खोली थी। उसके बाद ये कंपनियां हैं, और कंपनियों की स्थापना कब हुई? जैसे मान लीजिए पुर्तगाली है, ठीक है ना, तो ये 1498 में आई है। अंग्रेज जो है वो 1600 में आई है।
फिर डच जो है वो 1602 में आई है, डेनिस जो है 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है ये वाला, और अंग्रेज, ये दो चीज़ को ज़्यादा पूछता है। और स्वीडिश आई थी 1731 में। उसके बाद कंपनियों की स्थापना तो हो गई, उसके बाद ये कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां की प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुई है, ठीक है ना। पुर्तगाली की सबसे पहले कोचीन में हुई थी 1503 में। डचों का मसूलीपट्टनम हुआ था 1605 में। अंग्रेजों का स्थापना हुआ मसूलीपट्टनम में, सबसे पहली फैक्ट्री बनाई, खोली, और 1611 में। डेनिस ने ट्रावणकोर 1620 में। फ्रांसीसियों ने सूरत में खोला था 1668 में, ठीक है ना। ये पुर्तगालियों की कंपनियों का ये स्थापना वर्ष है, और ये कंपनियां भारत में कैसे कैसे खोली हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लूसेंट सबके लिए, ठीक है ना। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कि जो कोलाचल की लड़ाई है ना, कोलाचल की लड़ाई, वो त्रावणकोर के जो राजा मार्तंड वर्मा थे, उन्होंने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी सेना को हरा दिए थे। सबसे पहली बात, जो कोलाचल की लड़ाई थी कब हुई थी, तो 10 अगस्त 1641 को। किससे विरुद्ध हुआ था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों से नहीं हुआ थी लड़ाई, ये हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को इन्होंने राजा मार्तंड वर्मा ने हरा दिया था। त्रावणकोर के राजा थे। बेदरा का युद्ध सबसे ज्यादा पूछता है, 1759 में हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के व्यापारी कोठी खोलने की इजाजत दे दी थी। किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी, ठीक है ना। सूरत में अंग्रेजों को व्यापारी कोठी खोलने का अधिकार जहांगीर ने दिया था, ठीक है ना। इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यह है कि बंगाल के शासक उस समय शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट अनुमति दी। व्यापारिक छूट पर उन्होंने अनुमति दी, और इसी अनुमति को निशान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, निशान क्या है, निशान एक प्रकार की परमिशन है, व्यापारिक छूट है, जो अंग्रेजों को मिला था शाह सूजा के द्वारा। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के जो निदेशक हैं फ्रैंकिस मार्टिन, उन्होंने बालीकुंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में चलकर पांडिचेरी कहलाया। आपको पता है पांडिचेरी की स्थापना में फ्रांसीसियों का काफ़ी हाथ रहा, मतलब स्थापना में नहीं, पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का शासन रहा है, ठीक है ना। समझ में आया। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पीडीएफ तो आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ पढ़ के छोड़ दिए, पीडीएफ सब लोग रटते हैं, लेकिन जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो को चीज़ें नहीं समझेंगे, जो मैं लिंक करके पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा ना, तो फिर इसकी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले आप वीडियो को एक बार 2 बार, जैसे ही जितना मन करे आप बैठिए, देखिए, आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, सामने रखिए, और सामने रख करके पढ़िए। जैसे मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को हाईलाइट करते जाइए, पढ़ते जाइए, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ठीक है ना। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष देखते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। पता है, कर्नाटक का युद्ध उत्तराधिकारी को लेकर के हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों आमने सामने आ गए थे। मैंने पिछले वाली वीडियो में इसका जिक्र भी किया था। लास्ट में जाकर के अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं, और युद्ध होता है। इसमें 3 युद्ध हुई है, जिसमें से लास्ट वाला युद्ध थी उसको सप्तवर्षी युद्ध के नाम से, मतलब ये 7 वर्ष तक चला था। चलिए पहला युद्ध देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से लेकर के 48 तक, याद कर लीजिए, 1746 से 1748 प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी को लेकर के हुआ था। इस युद्ध के दौरान सेंट टोपे का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी जीत जाते हैं, और जीतने के बाद से एक्सला सापेल की संधि के द्वारा ये युद्ध खत्म होता है।
तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर के हुआ और ये किस संधि के द्वारा खत्म हुआ, तो एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, यही पूछता है इसमें। दूसरा कर्नाटक युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो भारत के राजाओं से संबंधित हो जाता है, हैदराबाद के उत्तराधिकारी से संबंधित हो जाता है। 1749 से 1754 के बीच होता है ये, लगभग 6 साल युद्ध चलता है ये, ठीक है ना, 5 साल। इस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी विवाद बना है। हैदराबाद में नासिर जंग तथा मुजफ्फर जंग के मध्य हुआ। कौन कौन थे? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में अनवरुद्दीन तथा बहनोई चंदा साहब के मध्य दो चीजें हुई हैं। हैदराबाद में दो लोग कौन कौन से हैं? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। और कर्नाटक में दो लोग हैं, एक अनवरुद्दीन थे और उनके बहनोई साहब चंदा साहब थे, इनके बीच में हुआ था। इसमें डुप्ले ने चंदा का साथ दिया था। डुप्ले कहाँ का था? फ्रांसीसी का था। तो डुप्ले ने चंदा साहब का साथ दिया और फिर चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बने तथा मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। इसमें चंदा साहब की जीत होती है और जीत होने के बाद से मुजफ्फर जंग आपका हैदराबाद का नवाब बनता है और चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बनते हैं। क्लियर है ना मेरी बात? उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट ये कि इस समय कर्नाटक की जो राजधानी थी वो अरकटा थी। क्या थी? अरकटा। और यह युद्ध 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1749 से लेकर के 1754, ठीक है। उसके बाद यह युद्ध किस संधि के द्वारा खत्म होता है? तो पांडिचेरी की संधि के द्वारा खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध के बारे में जानते हैं। कर्नाटक तृतीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1756 से लेकर के 63 तक युद्ध चला। 1760 में वांडीवस का युद्ध हुआ है। आपको पता है यह वांडीवस का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, जिसमेमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी काफी बुरे तरीके से हार जाते हैं। हारने के बाद से क्या होता है? 1763 में जाकर के एक पेरिस में संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों को चंद्रनगर को छोड़ करके उन्होंने कहा चलिए चंद्रनगर हम आपको दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी शेष प्रदेश हैं वो सभी हमको आप वापस करिए। तो जाकर के पूरे जो फ्रांसीसी कब्जे में थे वो सब जाकर के अंग्रेजों को दे दिया जाता है और अंग्रेजों के पास केवल चंद्रनगर को छोड़ के सभी प्रदेशों पर साम्राज्य स्थापित होता है, जिसमें इस आपकी इस वांडीवास के युद्ध में एक कंपनी जो है फ्रांसीसी कंपनी काफी बुरे तरीके से हारती है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी चीजों को काफी अच्छे बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर सकूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य देखते हैं। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये वन लाइनर आपको पता ही है, लुसेंट वन लाइनर ही है। इसने इजारेदारी प्रथा भी शुरू की। इसका उत्तराधिकारी दामाद सुजाउद्दीन हुआ था। क्लियर है ना? कौन हुआ था? इसमें आपको बताना चाहते हैं हम कि जो इजारेदारी प्रथा थी वो क्या थी, थोड़ा सा जान लीजिए। इजारी प्रथा एक प्रकार की ना जो भी भूमि होती थी ना उसको पट्टे पर देने की एक प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें क्या होता था कि जिसमें जो भूमि का सबसे ज़्यादा दाम लगा लेता था, लगान देने के लिए तैयार हो जाता था, भूमि उसी को आवंटित कर दी जाती थी। फिर लास्ट में जाकर के आपको मुगल के साम्राज्य में आकर के ये फिर क्या होता है, राजस्व वसूली के काम भी आया था। फिर देखते हैं 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था, जिसमें सरफराज को मार करके अली वर्दी खान अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है या स्टेट के एग्जाम में, ठीक है ना। देखते हैं 1740 में गिरिया का युद्ध। इसी के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ओ गॉड, अली वर्दी खां के शासनकाल में ही बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था और इसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला, यानी जब अली वर्दी खां मर जाता है तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बनता है। नेक्स्ट देखते हैं 20 जून 1756, इंपॉर्टेंट डेट 20 जून 1756, काल कोठरी की त्रासदी, जिसमें आपको पता ही क्या होता है, सिराजुद्दौला ने लगभग कितने लोगों को एक एक छोटी सी कोठरी में लगभग 150 की पता नहीं कितने लोगों की, 1000 लोगों का ऐसा कुछ है कि उन लोगों को क्या करता है कोठरी में बंद कर देता है। बंद करने के बाद से 24 घंटे के बाद से खोलता है तो सभी की लाशें मिलती है, जिसमें कुछ ही लोग जिंदा रह पाते हैं, ठीक है ना। लगभग सब लोग मर जाते हैं एक छोटी सी कोठरी में। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है।
23 जून 1757 प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। और इसी युद्ध में क्या होता है, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है। मारने के बाद से अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया है। फिर 1760 में मीर कासिम को नवाब बनाया, संतुष्ट नहीं हो पाए, फिर मीर कासिम को बनाते हैं। फिर जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, पिछले वाली वीडियो मैंने बताया भी था। फिर आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर के शासक के विरुद्ध बीच में हुआ था। वो जो शासक हैं आपके हैदर अली हैं। 1761 में हैदर अली मैसूर के शासक बने थे। और मैंने बताया था कि जो मैसूर था उस समय का सबसे धनवान राज्य था, धनवान साम्राज्य था, बहुत बड़ा इसके पास धन था, बहुत ज़्यादा। देखते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। 1767 से 1769। आप एक क्या करिए, छोटे से पेज में जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे एक आप स्टिकर लगा करके सारे युद्ध को रख लीजिए। 1767 से 1769 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त होता है। सबसे बड़ी बात, कोई भी युद्ध हो पहले उनकी संधि को जरूर याद करिए, किस संधि के द्वारा खत्म हुआ था ये। उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, 1780 से लेकर के 84 के बीच में। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, हैदर अली की मृत्यु होती है। उसके बाद इसका जो बेटा था वो टीपू सुल्तान, उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है, वो बनता है। उसके बाद इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि से युद्ध समाप्त होता है। कब, 1784 में जाकर। उस समय जो गवर्नर जनरल था ना, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से लेकर के बादने में, जिसको हम बोलते हैं श्री रंगपट्टनम की संधि से यह समाप्त होता है। इस युद्ध में क्या होता है, मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ी थी। सोचिए, मैसूर के खिलाफ कौन कौन लड़े हैं, मराठा भी थे, हैदराबाद भी था, जो हैदराबाद का निजाम था, और अंग्रेजी, तीनों लोगों ने मिलकर के इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय जो गवर्नर जनरल था ना अंग्रेजों का, वो था कॉर्नवालिस। कौन था, कॉर्नवालिस। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और आता है युद्ध, जिसको बोलते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, 1767 से 1769, 1784 से 1784, 80 से 84, 1790 से 92, और तीसरा होता है 1700, चौथा होता है 1799 में। यही खत्म होता है, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्लियर है ना मेरी बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगवाया था। किसका लगवाया था, स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगवाया था, तथा साथ ही जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था, और एवं बादशाह की उपाधि भी धारण किया था। यानी जैकोबियन क्लब का मेंबर बनने वाले उस कौन शासक था, उसका नाम क्या था, टीपू सुल्तान। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अंग्रेज और सिखों के बीच में क्या क्या हुआ है, उनको देखते हैं। गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसके किसके, हुमायूं और बाबर के समकालीन। इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई। कहाँ हुई थी, करतारपुर में, गुरु नानक देव की। गुरु अंगद दूसरे गुरु हुए थे, जिनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया, और लंगर व्यवस्था जो आज चलती है उसको इन्होंने अस्थाई बना दिया। किसने बनाया, दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद ने। उसके बाद तीसरे गुरु होते हैं जिनका नाम अमरदास है, और यही अकबर ने है वो अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट किया, और उनकी जो बेटी थी भावभीनी, बीबी भीनी, उनको कई गांव दान में दे दिया था। किसने, अकबर ने। अमरदास से जाकर के मिला, जो तीसरे गुरु थे। उसके बाद से गुरु रामदास, जो इस बीबी, जो उनकी बहन है, बेटी हैं गुरु रामदास की, उनके पति हैं कौन, गुरु रामदास, जो चौथे गुरु होते हैं। और यही जो गुरु रामदास ही ना, वे अमृतसर का जलाशय बनवाए। अमृतसर का जलाशय कौन बनवाया है, गुरु रामदास, चौथे गुरु, याद है। और अमृतसर नगर की स्थापना की, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये।
अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया। कौन थे ये? तो ये थे भाव भीनी के, जो बीबी भानी थी उन्हीं के पति थे। और बीबी भीनी कौन थी? तो ये तीसरे गुरु अमरदास की बेटी थी। समझ में आया? वैसे याद रखिएगा, अमृतसर और अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। दिमाग पे एकदम फिट रखिएगा। गुरु अर्जुन पांचवें गुरु हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किया है। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब सिख गुरुओं के साथ साथ, इसमें देखिए पूछता है कि आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ है उसमें किनके किनके रचनाओं को संकलित किया गया है। तो कबीर की, नामदेव, रैदास, इन सभी की रचनाओं का भी संकलन है इसमें, जिसको जाकर के गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था 1606 में। क्यों मरवाया था आपको पता ही होगा, इन्होंने इनके बेटे का साथ दिया था, ऐसा ये कुछ। छठवें गुरु हरगोविंद हुए, जो 2 तलवार बांधकर बैठते थे और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू किए। 7वें गुरु हरराय थे, जो दारा सिखों को आशीर्वाद दिए थे। 8वें गुरु हरिकिशन, ये गुरु इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वें गुरु हरिकिशन होते हैं, मृत्यु इनकी चेचक से हो जाती है। दिल्ली जाकर गुरुपत के बारे में औरंगजेब को इनको बताना पड़ा था, ठीक है ना, औरंगजेब खतरनाक तो था ही। 9वें गुरु तेग बहादुर, इंपॉर्टेंट, 9वें गुरु तेग बहादुर हैं। इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और नहीं करने पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था, ठीक है। 10वें और अंतिम गुरु, आपको पता है कि टोटल 10 गुरु हुए हैं और 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह हैं, जिनको सच्चा पातशाह कहा अपने आप को। सभी को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने को कहा। इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। किसमें? फारसी में इन्होंने जफरनामा लिखा था। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। पाहुल प्रणाली की भी उन्होंने स्थापना किया। किसकी स्थापना? पाहुल प्रणाली की इन्होंने स्थापना किया। नेक्स्ट है 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां पठान ने कर दिया इनका हत्या। फिर गुरु गोविंद सिंह, जो उसके बाद आते हैं बंदा बहादुर। इनका उद्देश्य क्या? यही था, एक सिख राज्य स्थापित करना। और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। फिर फरूक सियर के आदेश पर इनको मार दिया गया। किनको? बंदा बहादुर को, क्योंकि बहुत आगे चल करके बहुत तेजस्वी आदमी थे। उन्होंने एक सिख राज्य की स्थापना के बारे में सोचा था और उन्होंने कहा था कि गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के बारे नाम के सिक्के भी चलाए जाएंगे। कर्पूर सिंह की पहल पर क्या होता है, सभी सिख टुकड़ियां एक दल खालसा में विलय हुआ और यही दल खालसा को बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया और इस दल को विभाजित किया गया जिसका नाम था मिसल। क्या नाम दिया गया? मिसल। 12 दल थे और इन 12 दलों को क्या कहा गया? मिसल कहा था। अब देखते हैं रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने हैं और 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि होती है, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी होता है जो 1845 से 46 के बीच। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849 के बीच। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर दिया गया और उनको 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। शेखपुरा कहाँ है? बिहार में है। समझ में आया? फिर क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई होती है, जिसमें जो शेर सिंह और कमांडर गफ के मध्य लड़ा गया। कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? टाइम क्या है इसका? ये जो युद्ध लड़ा गया था ना, ये लड़ा गया था 1849 में। कब? 1849 में। 29 मार्च 1849 को जनवरी में युद्ध हुआ था और फिर मार्च में आकर के 1849 को डलहौजी की घोषणा के द्वारा पंजाब को विलय कर लिया जाता है। डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उसके अंतर्गत पंजाब को विलय, मतलब इन्होंने कह दिया कि आपके पास कोई आपका खुद का बेटा नहीं है तो आप साम्राज्य को हमारे हाथों सौंप दीजिए। तो पंजाब का विलय हो गया था 1849 को, ठीक है ना, 29 मार्च।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ से आपका शुरू होता है गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन कौन कौन से गवर्नर जनरल आते हैं, मैंने केवल इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही लिखा है, पूरी चीजें नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव था, 1757 से 1760 के बीच में। उसके बाद फिर दोबारा ये 1765 में गवर्नर बन के आया है, 1767 तक रहा है। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की इन्होंने। शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि, ठीक है। क्लाइव ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था, ठीक है ना। ये क्लाइव की बातें हो रही थी। 1773 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? 1773 का जो एक्ट आया था ना, उनके तहत बंगाल का जो गवर्नर था ना, वो अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तथा प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम, ध्यान दीजिए, प्रथम गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यही गवर्नर जनरल पहला अंतिम बंगाल का गवर्नर भी था, क्योंकि अब इसके बाद चीजें चेंज होने वाली थी। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 से 1785 तक ये भारत पे रहते हैं, शासन करते हैं। फौजदारी और दीवानी अदालतों की इन्होंने स्थापना किया है। द्वैत प्रणाली समाप्त कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और तथा दोनों उप दीवान जो रजा और सिताब राय थे, जो रॉबर्ट क्लाइव बनाए थे, उनको हटा देता है। उसके बाद एक नई राजस्व पद्धति लागू की, जिसको हम इजारेदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। विलियम विल्किंस ने, अभी हम बताया था इजारेदारी प्रथा क्या थी। विलियम विल्किंस ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, इन्हीं के शासनकाल में। इस सारी इन्हीं के शासनकाल की बात हो रही है। फिर इसने 1781 में कलकत्ता में एक प्रथम मदरसा स्थापित किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही। इसी के समय 1774 में कलकत्ता के एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है इन्हीं के बीच में, 1775 से 1782 के बीच में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1784 से 1780 से 1784 के बीच में। और इसी को जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है ना, वो सालाबाई संधि के द्वारा खत्म होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो मंगलौर की संधि के द्वारा खत्म होता है। यह मराठा युद्ध है और मंगलौर युद्ध है, वो मैसूर युद्ध है। इसने लगान की हिसाब से देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति किया था। किसकी किया था? रायन की, जो लगान की हिसाब किताब देखभाल रखता था। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंच गया, जो बर्ग के द्वारा उन पर महाभियोग लगा दिया गया, और 1795 जाकर ये आरोपों से मुक्त भी हो गया। लगान परिषद का पुनर्गठन करके एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति कानूनगो के कागजातों का देखभाल करने के लिए की गई। प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की थी। किनकी थी? जेम्स ग्रांट। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जिसको बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने डैश भी किया हुआ है। ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। उसके बाद आते हैं हम, अभी तक हमने क्या पढ़ा? वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा, इतनी सारी चीजें। द्वैत शासन को समाप्त किया उन्होंने, लगान परिषद की स्थापना किया इन्होंने। इन्हीं के शासनकाल में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया था। इतनी सारी चीजें आपने देखा। उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध, उसके बाद इजारीदारी प्रथा, ये सारी चीजें इन्होंने किया था, इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं, ऐसे में बता करके आपको लास्ट में बता भी दिया करेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है देखिए, ये हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आते हैं 1786 से लेकर के 93 तक रहते हैं, फिर 1805 में ये भी दोबारा आया है। इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1793 में, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% कंपनी को और 10% अपने पास रखना होता था।
और इस अस्थाई बंदोबस्त में बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को होता था, ज़मीन से लेकर के सब कुछ तक, ठीक है ना। इसी अस्थाई बंदोबस्त में कहा गया था यदि आप लगान निश्चित डेट में सूर्य डूबने से पहले नहीं चुकाते हैं तो आपकी ज़मीन दूसरे को दे दी जाएगी, मतलब आपसे छीन ली जाएगी। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जॉन सोर ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब होता है किसान, जो किसानों के साथ लगान की व्यक्तिगत समझौता हुआ था और यह ब्रिटिश भारत की लगभग 51% भूमि पर लागू थी। 1792 में कर्नल रीड के द्वारा सबसे पहले बारामहल जिले में लागू हुई, फिर 1825 में बंबई में लागू कर दी गई। टॉमस मुंडो द्वारा सुचारू रूप से इसे चलाया गया था। पिछले वाली वीडियो आप यदि सीआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पढ़िएगा, उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिस्क्राइब तरीके से मैंने उसको समझाया है। उसके बाद इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। विशेषता यही थी कि सरकार और किसान के बीच में कोई भी इसमें दलाल नहीं था। डायरेक्ट किसान सरकार डायरेक्ट किसानों के संबंधित थी, इसमें कोई भी दलाल नहीं था। भू स्वामित्व किसान को, मतलब भूमि का मालिक किसान को दिया गया। लगान की अदायगी हर 30 वर्ष के बाद पुनर्समीक्षा करने के बाद व्यवस्था की गई कि मान लीजिए कोई जमीन में पैदावार ज़्यादा हो गया या किसी जमीन पर पैदावार कम हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग 30 वर्ष के बाद फिर इस पर लगान निर्धारित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्व के रूप में उपज का 1/2 इनको देना था, 50%। और 50% कब था? सब कुछ छांटने के बाद से, मान लीजिए कि कितनी बुआई हुई, कटाई हुई, ये जो भी खर्च थे ना, उसको खर्च होने के बाद से 50% उपज का देना था। और जो किस रूप में देना था ये भी ध्यान दीजिए, तो धन के रूप में देना था। आपको अनाज नहीं देना, अनाज को बेच करके देना है 50%। महालवाड़ी व्यवस्था थी। महाल का मतलब पता है ना, गांव का जो सबसे बड़ा जमींदार होता था या धनीवान आदमी होता था, इस टाइप की व्यवस्था को मालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। देखिए कौन सा क्या था इसमें। ये ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। उसके बाद किसानों के साथ कोई सीधा संपर्क न था, बल्कि गांव के मुखिया या जमींदार को वसूली का आधार बनाया। ये व्यवस्था 1822 में शुरू की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत का कुछ भाग और संपूर्ण पंजाब में लागू हुआ था। संपूर्ण पंजाब में लागू। लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजीकरण का उपयोग होता था। उसके बाद हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता माने जाते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में यह उत्पादन का 2/3 था, लेकिन बाद में इसको 1/2 कर दिया गया। जैसे आपका ये क्या नाम है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में 50% वाला मामला था, वैसे इसमें भी आपका 50% का भी मामला था। और इसमें भी 30% के 30 वर्ष के बाद से पुनर्समीक्षा की व्यवस्था थी। उसके बाद आते हैं जॉन सोर। इनकी कोई नहीं थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अहस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई थी जॉन सोर ने। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट के रूप में लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का काम 1798 से 1805 तक सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। लॉर्ड वेलेजली सबसे इंपॉर्टेंट, सहायक संधि पद्धति शुरू की। इसके पहले डुप्ले ने भी शुरू किया था, लेकिन उतना सफल नहीं हुआ था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैं, सबसे पहले हैदराबाद 1798 में आता है। उसके बाद मैसूर 1799 में, फिर तंजौर, फिर अवध 1801 में अवध, पेशवा 1802 में, फिर बराबर और भोंसले, फिर सिंधिया और अन्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर के ऐसे जगह थे जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, क्या कह रहा है कि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी। इंदौर के जो होलकर थे ना, उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं करी। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए चलता रहा। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद इन्होंने स्वयं को बंगाल का शेर कहा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो, जो 1807 से 13 तक रहे हैं। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 के बीच में संधि हुई थी, पढ़ा था मैंने इसको।
और इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 आया, जिसमें कहा गया था 1 लाख रुपया लगभग शिक्षा व्यवस्था पे आपको खर्च करने थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के बीच में आए हैं। 1814-16 के समय, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। किसके? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। संगोल की संधि होती है और नेपाल युद्ध समाप्त होता है। यानी संगोली की संधि किससे संबंधित है? नेपाल युद्ध से। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है ना। कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। मराठों की शक्ति को अंतिम रूप इनके समय में था। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को इन्होंने समाप्त कर दिया है और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए इन्होंने नियम बनाए हैं। इसी के समय 1822 में एक टेनेंसी एक्ट था, जिसको हम काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं, ये लागू किया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। बर्मा और अंग्रेजों के बीच यांडूब की संधि होती है। फिर 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं 1828 से 1837 के बीच में। यह भारत का पहला जनरल बना 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगाया है। कब? 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से उनके ही सिफारिश पे इन्होंने किया था। कर्नल स्लीमैन की सहायता से इन्होंने ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं बेंटिक जी ने। भारतीयों को उत्तरदायी पद दिया है। उसके बाद उच्चतम पद पर सदर अमीन था। उच्चतर पद पर जो आपका सदर अमीन का था, ठीक है ना, ये नहीं था। सदर अमीन का सबसे बड़ा पद होता था इसके शासनकाल में। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। और आपको पता होना चाहिए उस शिक्षा के लिए ही अंग्रेजी का माध्यम था, वरना जो प्राइमरी स्तर की शिक्षाएं थी वो देसी लैंग्वेज में ही दी जाती थी। ठीक है ना। चार्ल्स मेटकाफ जो प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके समय में हुआ था। 1839 से 42 तक हुआ था ये। लॉर्ड एलेनबरो, आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है इनके समय में। सिंध 1843 में सिंध को मिला लिया इन्होंने। रविवार की छुट्टी की शुरुआत एलेनबरो के समय में हुई थी। इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और चीज इन्होंने किया था, दास उन्मूलन को भी इन्होंने दासों का उन्मूलन किया इन्होंने। लॉर्ड हेडिंग 1844-48 पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है ना। अब आते हैं उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं। इसी के समय हीरा कोहिनूर महारानी को भेजा गया था। जो भारत का हीरा कोहिनूर था वो इंग्लैंड की महारानी को भेज दिया गया। इसी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 अनिर्णित रहा। फिर दूसरा चिलियावाला युद्ध हुआ, अभी मैंने बताया था 13 जनवरी 1849 को, ये भी अनिर्णित रहा। फिर तीसरा युद्ध लड़े हैं युद्ध गुजरात को, जो चिनाबी नदी के किनारे हुआ, चिनाब नदी, 12 मार्च 1849 को, जिसमें सिख बुरे तरीके से हार जाते हैं। और 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने ही किया, जिसका उद्देश्य था कि भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उसे छीनना, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का नाम जानते हैं। व्यपगत का सिद्धांत लागू किया इन्होंने। जो सबसे पहले शिकार बना सतारा 1848 में। जैतपुर और संबलपुर दोनों एक साथ 49 में बने हैं। बघाट जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है 1805 में। उदयपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है 1852 में। झांसी 1853 में। उसके बाद कह रहा है कि नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है 1854 में। ये चीजें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शिकार बनी हैं। किसकी? डलहौजी की। इसका सबसे खतरनाक यही था। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर भी इसको भी मिला लिया जाता है। उसके बाद इस समय नवाब वाजिद अली शाह हुआ करते थे। इसी ने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की और 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। क्लियर है।
उसके बाद से पॉइंट है आपका लॉर्ड कैनिंग। ये भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे भी बनते हैं। पहली बात, यह अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। यही 1857 के समय महालेखा परीक्षक का पद सृजित हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उसके बाद ही डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित होता है और तथा उसका पोर्टफोलियो प्रणाली लागू कर दी गई। ठीक है। हेनरी कैंपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन होता है। 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत और यूरोप के बीच में एक समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू होती है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इनकी क्या घोषणा देखते हैं। मेरा उद्देश्य करों को हटाना है, अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। कौन थे ये, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक ने मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया है। लॉर्ड लीटन के बारे में पढ़ते हैं। 1876 से 1880 को साहित्यावकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। लीटन रिचर्ड स्ट्रैटजी की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति किया। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का इन्होंने आयोजन भी किया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। इसी के समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू होता है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय में लागू किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1878 में लीटन के समय में। उसके बाद सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु उन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लीटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया। उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन थोड़ा सा उदारवादी प्रवृत्ति का आदमी था ये। चलिए देखते हैं क्या है इनके बारे में। 1880 से 84 4 साल तक भारत में रहा है। सबसे पहले जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था उसको 1882 में लेकर के उन्होंने समाप्त कर दिया। 1881 में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत होती है। इसी के समय में, वरना 1872 से ही जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में शुरू हुआ था, लेकिन वो हर साल होती थी। लेकिन 1881 से नियमित रूप से हर 10वें साल जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में हुई है। याद आ गया, समझ में आएगा मेरी बात। 1881 में जनगणना में हैदराबाद और राजपूतों को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया। इसमें बच्चों और महिलाओं के लिए काम की अवधि भी बताई गई। महिला मजदूरों का जो आपका भत्ता मिलता, जो उनका पैसे मिलते थे मजदूरी, वो भी निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को, देखिए क्या कहा है, भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। नाइटिंगेल ने कहा कि भारत का उद्धारक है और उनको उद्धारक की संज्ञा दी। उसके बाद डफरिन साहब आते हैं, जिन्होंने सबसे बड़ा काम 28 दिसंबर 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में, डफरिन के समय में हुआ था। और उसके बाद फिर दूसरी बात कब हुई कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था, जो 85 से 88 तक चला है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जो 88 से 94 तक रहते हैं। इन्हीं के समय में, लैंसडाउन के समय में, एक डुरंड रेखा खींची जाती है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। डुरंड रेखा का निर्धारण और दूसरा कारखाना अधिनियम आता। पहला कारखाना का अधिनियम रिपन के समय में आया था और दूसरा कारखाना का अधिनियम लैंसडाउन के समय में आया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है डुरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। 3 चीज मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मेरी बात को सुनेंगे, लिंकअप करेंगे। जो पॉइंट हम बता रहे हैं आपको चीज़ें नहीं पता तो आप वहाँ पे ज़रूर लिखेंगे, पीडीएफ खोल करके, पीडीएफ प्रिंट आउट करा लेंगे। पहले तो आप वीडियो को कंप्लीट देखनी चाहिए। दूसरी बार आप जब वीडियो को देखने जाएं तो जा करके आप पहली बार देखिए, कोई भी किताब या कोई भी नोट्स या कोई भी पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं ना, तो पहली बार उसको हाईलाइट मत करिए।
जहां से वो सोर्स मिला पहले उन सोर्स का वीडियो देखने की कोशिश करो, मेरा ही नहीं किसी का भी हो, पहले उन वीडियो को देखिए और देखने के बाद से जब दूसरी बार उनको वीडियो को देखेंगे उसके बाद जब हाईलाइट करेंगे तो वो चीजें आपको बेहतर ढंग से आएंगी समझ, और वो चीज ज्यादा दिन तक दिमाग पे सेट रहेंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कर्जन। कौन है ये? लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 तक इनका शासन रहा है, मतलब ये आए हैं अपने इनके कार्यकाल रहा है। कर्जन 1901 में लॉर्ड कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की। 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना किया। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। थॉमस रेले की अध्यक्षता में इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया। कर्जन ने पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी निर्माण कराया है। ध्यान दीजिएगा, पहला पुलिस आयोग का स्थापना फ्रेजर की अध्यक्षता में, दूसरा विश्वविद्यालय की स्थापना थॉमस रेले की अध्यक्षता में, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने, पुरातत्व विभाग का भी उन्होंने स्थापना किया। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ा काम इनके समय में हुआ था जो खतरनाक था। 19 जुलाई 1905 इन्होंने एक बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का निर्णय किया। मतलब बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। दूसरी बात इसमें क्या आती है, ये निर्णय हुआ था लेकिन जो प्रभावी हुआ था, ये मतलब लागू हुआ था रूल, वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। 19 जुलाई 1905 को घोषणा इन्होंने निर्णय किया कि हम बांटेंगे 2 टुकड़ों में, क्योंकि राज्य अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, वहां पर दंगा ज्यादा हो रहा था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को बांटने का भी काम किया वहां पर, जो उस समय पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं। पूर्वी बंगाल आपका बांग्लादेश कहा गया, पश्चिमी बंगाल आपके भारत में है, जो वहां पे ममता बनर्जी आपकी इस समय चीफ मिनिस्टर है। ठीक है ना। उसके बाद आपका पूर्वी बंगाल गवर्नर ब्रूमफील्ड फूलर एवं पश्चिम बंगाल का गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर है। ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 में इनका शासनकाल रहा है। 1906 में मुस्लिम की स्थापना किया उन्होंने, मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है, मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। उसके बाद 1907 में इन्हीं के समय में सूरत में कांग्रेस का भी विभाजन होता है, जो नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी की और सजा होता है इनको। कब? 22 जुलाई 1908 को। उसके बाद क्या होता है, मुसलमानों के लिए इन्होंने अलग निर्वाचन व्यवस्था यानी मार्ले मिंटो सुधार का अधिनियम 1909 में पारित कर दिया। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में मुसलमानों की अलग पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। ठीक है, स्थापना भी हुआ और इनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की इन्होंने स्थापना भी की। दूसरी बात हम देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके समय 1911 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम के लिए भव्य दरबार लगा है। बंगाल का विभाजन इनके समय उसके बाद रद्द कर दिया गया है जब जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में। उसके बाद 1912 में जाकर के दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। कब? 1912 में अनुशीलन समिति के द्वारा 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में बम फेंका गया। अनुशीलन समिति के द्वारा 1912 में बम फेंका गया और 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। कब? 1916 में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 21 तक इनका समय है। उसके बाद आपको पता है इनके बीच में 1919 का एक समय आता है जिसमें रोलट एक्ट पारित होता है। इस रोलट एक्ट में कहा गया बिना एक शक के आधार पर पुलिस किसी को भी अनिश्चित समय के लिए उनको बंद कर सकती है, गिरफ्तार कर लेती थी। ठीक है ना। कोई भी वकील बिना दलील का, इसका नियम भी, इसका कानून भी कहा गया है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन भी इसी के समय में हुआ था। तीसरा अफगान युद्ध भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में लड़े गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि जो 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रोलट एक्ट के विरोध को लेकर के ही हुआ था, आपको पता है। और ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, याद रख लीजिए। अक्टूबर 1920 में क्या होता है कि एम एन राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है। उसके बाद
लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार समिति के द्वारा किया गया। इनका एक रिपोर्ट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें कहा गया अब जो भी लोक सेवाओं की परीक्षा होंगी वो भारत और इंग्लैंड में एक ही समय में दोनों जगह होंगी। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, पॉइंट पेन को। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 का समय है। 1921 में इनके समय में एक भोपला विद्रोह होता है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। इसी कांड को लेकर के गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी का स्थापना होती है। CR दास इसके अध्यक्ष बनते हैं 1923 में। ठीक है ना। प्रथम अधिवेशन गया में होता है इसका। ठीक है। लॉर्ड इरविन साहब 1926 से 31 तक। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई आया। कब? 1928 में। 3 फरवरी 1928 इंपॉर्टेंट डेट। 3 फरवरी आपको पता है बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ ना जो आपके डेट है उन डेट को भी उन्होंने समाहित किया है, जिसको आपको काफी कंफ्यूजन होगा, तो आपको ध्यान में रखना। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है साइमन कमीशन का क्वेश्चन आ रहे हैं। 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। कब? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा किया गया था। वो इरविन साहब ही थे, उसी समय, इन्हीं के समय में हुआ था। उसके बाद से आपको पता है गांधी जी ने अपना आंदोलन भी किया था इस समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। नमक कानून तोड़ा उल्लंघन, ये भी हुआ था इसके समय में ही। 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली जाती है। उसके बाद से 25 जनवरी 1931 को गांधी को रिहा भी कर दिया जाता है। और 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। डेट याद रखिएगा, 4 मार्च 1931। कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। दिल्ली में इनके नाम से एक इरविन रोड भी है, आज भी है उन्हीं के नाम पे। तथा साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। जब क्या होता है, इन समझौते में गांधी जी ने अपने प्रस्ताव को रखा और गांधी ने इरविन ने उसको मानने से इनकार कर दिया है, तो फिर जा करके फिर उन्होंने इसी को लेकर के आगे आंदोलन भी किया है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया क्योंकि सभी लोग गिरफ्तारी कर ली गई। ठीक है ना। अलग अलग जगह लोगों को नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, उठा करके जेल में डाल दिया गया। मेन अगुआ आपके गांधी जी थे, इनको खुद जेल में डाल दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, सविनय आंदोलन का मतलब होता है ना कि ये मार काट से नहीं, अपनी विनती से, अपनी सविनय के द्वारा अपनी चीजों को अंग्रेजों से मनवाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है इसके समय में, 7 दिसंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 में। उसके बाद इसी में गांधी जी ने इसी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, इसमें गांधी जी भी गए थे। 3 जनवरी 1932 को दोबारा आने के बाद से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद से 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। कब? 16 अगस्त 1932। पूना समझौता आपको पता है कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 1934 में बिहार में एक भयंकर भूकंप भी आया था उस समय। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया, जो काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम था ये, और यही हमारे संविधान का प्रारूप भी आकार भी बना था। इससे ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स लिए गए हैं। इसमें ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई और इसी 1935 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है। तो ये वेलिंगटन के टाइम में सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लॉर्ड लिनलिथगो। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि जो मेरा एक्सप्लेनेशन है मैं आपको अच्छे तरीके से समझा ले पा रहा हूँ या मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, किस टाइप का करना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और जा करके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका दिया हुआ है एक चैनल का लिंक है और एक ग्रुप का लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको MCQ क्विज बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। लॉर्ड लिनलिथगो पहली बार चुनाव हुआ इनके समय में। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। प्रथम 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत बनता है। देखिए इससे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इनके समय में जो चीज़ें हुई हैं ना,
ये नहीं पूछेगा कि इनके समय में हुई है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि इसे पूछ देगा कि 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वाट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन किस में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी? 8 में तो बना था, लेकिन 6 में क्या था? पूर्ण बहुमत था। 2 में इनकी क्या थी? समझौता हुआ था और पार्टियों के साथ। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। उसके बाद से मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में, देखिए कितना अच्छी बात है, इनकी भी जिक्र कर दिया है और इनके बीच में पड़ने वाले सभी घटनाओं का भी जिक्र कर दिया है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। कब? लीग अधिवेशन लाहौर में 1940 में। प्रस्ताव का प्रारूप हयात खान और फजहुल हक ने प्रस्तुत किया था। कली खुजुम्मा ने इसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। कब? 8 अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा अगस्त का प्रस्ताव लाया गया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया है। कब आया है? 1942 में क्रिप्स मिशन आया है। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, और इसी भारत छोड़ो आंदोलन का नाम आगे चल के अगस्त की क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त का प्रस्ताव 1940 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। सबका प्रारूप दे करके जो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1842 को शुरू हुआ, चूंकि लागू हुआ था 8 अगस्त 1942 को ही, लेकिन आंदोलन छिड़ा जो वो 9 अगस्त को छिड़ा था, और इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। अब आते हैं लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल को देखते हैं, इनके समय में जो जो घटनाएं हुई उसको देखते हैं। लॉर्ड वेवेल के बारे में पढ़ते हैं, इनके समय में जो घटनाएं हुई उसको देखते हैं। 1944 से 1947 इनका टाइम पीरियड है। देखते हैं। 25 जून 1945 को आपको पता है शिमला में एक सम्मेलन हुआ जिसको शिमला समझौता बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, जिसे अबुल कलाम आज़ाद के ने नेतृत्व किया था, और केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को लगभग इसी के समय में 91.3% का मत भी मिला था। उसके बाद देखिए 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली यानी लेबर पार्टी ने घोषणा किया। कब? 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया है कि जून 1948 तक प्रभुत्व भारतीयों को कंप्लीटली दे दी जाएगी, मतलब भारत की प्रभुत्व जो भी आज़ादी है वो दे दी जाएगी भारतीयों को जून 1948 तक। लेकिन हो गया कब? 47 में ही। और ये कब घोषणा किया था? 20 फरवरी 1947 को इन्होंने। किसने किया था? क्लीमेंट एटली ने, लेबर पार्टी की, ये समझ लेबर पार्टी के ये थे। उसके बाद माउंटबेटन, देखिए आपको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है ये, ठीक है ना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित, जिसमें भारत विभाजन भी शामिल था। उसके बाद से 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा विधेयक प्रस्तुत कर 18 जुलाई को इसको स्वीकृति दे दी गई, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आंदोलन है, आंदोलन आप मतलब विद्रोह, और ये प्रभावित क्षेत्र हैं और उसके नेता हैं और उसका समय पीरियड है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसमें डाले हैं हम, देखिएगा। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह सबसे पहले बंगाल और बिहार का क्षेत्र था, उसमें हुआ था। केना सरकार इसके नेतृत्व कर रहे थे, और द्विज नारायण में। कब हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट डेट है इसका, 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। याद हो गया? चलिए, याद नहीं हुआ तो फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार के हिस्सों में हुआ था, बुद्धू भगत ने शुरू किया था। कब? 1831 में। उसके बाद से नील विद्रोह हुआ था, और नील विद्रोह आपको बताया कि बंगाल और बिहार में नील की खेती को लेकर के हुआ था, जिसको तीरुथ सिंह ही की अगुवाई कर रहे थे। 1854 से लेकर के 62 तक हुआ। सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो संथाल विद्रोह है, जो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। संथाल विद्रोह भी बंगाल और बिहार के हिस्सों में लागू था। सिद्धू और कान्हू नाम के दो नेताओं ने इसका आगे नेतृत्व किया था। कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में। खांसी का विद्रोह। खासी विद्रोह असम में तीरथ सिंह ने शुरू किया 1833 में। चेरो विद्रोह झारखंड और जिसको पलामू जिले में लागू था, ये वहां ये प्रभावित क्षेत्र था, ये भूसर सिंह थे इसके नेतृत्व करता। 1800 में ये समय था।
जो आंदोलन हुआ था। मुंडा विद्रोह सबसे इंपॉर्टेंट है, झारखंड के हिस्सों में लागू था, ये इसका प्रभावित क्षेत्र था। बिरसा मुंडा इसके नेता थे और 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। बक्सी जगबंधु थे 1817 में। उसके बाद एक भील विद्रोह होता है, पश्चिमी घाट में होता है। सेवरम ने इसका शुरुआत किया था। 1825 से 31 के बीच तक ये हुआ था। चुआर विद्रोह जो बांकुड़ा और मिदनापुर बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर इसका प्रभावित क्षेत्र था ये, जिसकी नेतृत्वकर्ता जो लोग थे मंगल सिंह, जगन्नाथ सिंह, कणगढ़ की जो रानी शिरोमणि थी वो थी, और ये 1769 से 1809 के बीच में हुआ था। अब आते हैं हम, आपको मिलेगा मैक्सिमम आपको वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस, बिल्कुल। तिलक मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। इसने भागलपुर के अगस्टस क्लीवलैंड को 1784 में जख्मी कर दिया था। किससे जख्मी किया? वो तीर धनुष चलाते थे, आदिवासी था ये। दामीन ए को भागलपुर से राजमहल पहाड़ी जो थी उनके बीच का एक बड़ा भूभाग था, जिसको क्या नाम दिया गया है? दामीन ए को, जो संथालों के लिए ये भूमि थी। संथालों की भूमि मतलब संथाल वहीं रहते थे। अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां बुरंजी कहलाती हैं। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा, जिसको मानव बलि प्रथा का नाम देते हैं, का प्रचलन था। भगत जवाहर मल के जो शिष्य थे राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया तथा बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1835 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं हम, जो हमारे एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम आने के चांसेस हैं, वो है 1857 की महान क्रांति। कौन है? 1857 की महान क्रांति। क्लियर है ना? चलिए, कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ये लेते हैं कलर। चलिए, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई है। फांसी पर चढ़ने से पहले उनका नारा था हल्ला बोल। आप लोग सोचेंगे सर यहीं से शुरू कर रहे हैं। अरे जो एकदम पॉइंट आपको पता है वो आपको इसमें नोटेड नहीं है, जो एग्जाम में इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, या आपको बिल्कुल सभी बच्चों को पता है उसके लिए। उसके बाद इनका संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। क्रांति के समय इंग्लैंड के पीएम जो थे वो पार्मेस्टान डिबलर पार्टी के थे। पूछता है कि मंगल पांडे का संबंध किससे था, किस 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 नेटिव फैक्ट्री से? तो बंगाल नेटिव फैक्ट्री से, 34वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री से। अब ये सबको पता होगा कि क्यों हुआ था, क्योंकि कारतूस जो चर्बी वाली कारतूस थी इनको मना करने के कारण विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पील कमीशन की रिपोर्ट पर भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। पहले बहुत ज़्यादा था ये, ठीक है ना? बंगाल की सेना में यूरोपीय भारतीयों की जो रेशियो है वो 1:2 है, मतलब 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय थे बंगाल की सेना में। तथा बम्बई और मद्रास में यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात जो है वो 2:5 रखा गया, यानी 5 भारतीय पर 2 यूरोपीय सेना रखी गई। कहाँ पर? मुंबई और मद्रास में। अब बंगाल में क्या किया गया? 1:2 रखा गया। उसके बाद देखते हैं, ये मत हैं और ये इतिहासकार हैं। जैसे बीडी किसको लेकर के 1857 की विद्रोह का जो विद्रोह हुआ था उनमें इन इतिहासकारों का क्या क्या मत है। जैसे वीडी सावरकर का क्या मत है? तो वीडी सावरकर का मत यह था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वीडी सावरकर। डिज़रायली ने क्या बोला था? कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। फिर टी.आर. होम्स का क्या कथन था? कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, होम्स। जॉन लॉरेंस और पी सीले ने इनको क्या कहा था इस विद्रोह को? तो यह कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। उसके बाद जेम्स आउटरम ने इसको क्या कहा था, और आपके टेलर साहब ने इसको क्या कहा था? कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। उसके बाद L.E.R. रीज ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। मेरे ख्याल से जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला है वीडी सावरकर का मत क्या था, और दूसरा है डिज़रायली, तीसरा है जॉन लॉरेंस, सॉरी ये नहीं, ये इन 3 पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखें, ये वाला। उसके बाद यह बर्बरता और सभ्यता के बीच था।
उसके बाद जेम्स आउटरम का क्या था, टेलर साहब ने क्या कहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम। ज़्यादा नहीं, मात्र 7 पेज और हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम। मुझे समझ में आ रहा है आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे। चलिए, पॉइंट माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को चाहते हैं ना कि एक लिंक करके पढ़ाएं, चीज़ों आपको जल्दी से समझ में आए, आसानी से समझ में आए, वरना लूसेंट फिर से उठाना पड़े, ये मैं नहीं चाहता हूँ। उसके बाद देखिए केंद्र, और ये भारतीय नायक हैं, तिथि है, ब्रिटिश नायक हैं। केंद्र कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली में भारत नायक कौन था? भारतीय मतलब इनका अगुआ करता कौन था? नेतृत्व करने वाला बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर थे, लेकिन मैक्सिमम भूमिका में कौन था? बख्त खान था, इसका सेनापति था। इसकी डेट से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वह पढ़ लेते हैं। 11-12 मई 1857 को हुआ था। निकलसन और हडसन ने, इसका ब्रिटिश नायक था, इनको दबाया था, यहाँ से इनको नेतृत्व प्रदान किया गया। कानपुर से नाना साहब थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थीं। झांसी से लक्ष्मीबाई थीं, आपको पता है। इलाहाबाद से लियाकत अली से, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह, आपको पता ही है, बिहार वाले। बरेली से खान बहादुर खान और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। मेरे ख्याल से ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट आपके भारतीय नायक हैं जो आपके कहाँ से नेतृत्व किए हैं, और ब्रिटिश हैं जिनको दबाया। जैसे मान लीजिए झांसी की रानी झांसी से थी, और इनको दबाने वाला हीरोज है, और हीरोज ही कहता है कि ये अकेले सोई हुई, इतने मर्दों में अकेले सोई हुई क्या है, ये मर्द है। इनको काफ़ी हैरान था कि इतनी औरत होकर के इतनी बड़ी लड़ाइयाँ, इतना काफ़ी हिम्मत से लड़ाई लड़ी थी। तो हीरोज का भी एक कथन भी था। वैसे से आप देखेगा कि कर्नल नील कहाँ 1857 के विद्रोह दबाए थे, तो इलाहाबाद से थे। हडसन, हडसन आपको पता, हडसन लेन एक दिल्ली में एक रोड भी है। बरेली, हडसन 2 जगह थे, एक हडसन यहाँ पर भी है और दिल्ली में भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। चलिए, मैंने देखा भारतीय भारतीय नायक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, जिसको मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट से समझा दिया। अब आता है कि बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु 1879 में नेपाल में काठमांडू में दफनाया गया, क्योंकि वो 1857 के विद्रोह के बाद से नेपाल चली गई थी, वहाँ से भूमिगत होकर के आंदोलन चला रही थी। उसके बाद अंततः जाकर के वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद से इनको काठमांडू में दफना भी दिया गया है, और उनकी समाधि स्थल भी वहीं पर है। बेगम हजरत महल लखनऊ की ये क्या थी, क्या थी वो, शासिका थी, ठीक है ना। उसके बाद 1887 में नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय WC मुखर्जी थे, जो हार गए थे, ठीक है ना। तथा सदस्य चुने जाने वाले पहले नौरोजी पहले भारतीय थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया। उसके बाद से टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस भी मनाया गया। कब? जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर रजा कर रहे थे। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले कर रहे थे। पूना और मुंबई में तिलक जी कर रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। लेकिन बंगाल के बाद से जो अलग अलग राज्यों में हुआ, वहाँ के नाम देख लीजिए। दिल्ली में हैदर रजा हैं, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रसार प्रचार के लिए अश्वनी कुमार दत्ता ने बारिसल से स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। अश्वनी कुमार दत्ता ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की, इतना जान लीजिए। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1930 को हुई, और किसके नेतृत्व में हुआ? पी मित्रा के, ठीक है ना। मुख्यालय इसका कलकत्ता में था। इसका उद्देश्य एक ही था कि खून का बदला खून। गरम दल के नेता थे, खून करोगे तो मैं भी करूंगा, इनका उद्देश्य था। इस पार्टी का उद्देश्य था अनुशीलन समिति, जो 1930 में बनी है पी मित्रा के नेतृत्व में। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी रूप से घोषित कर दिया जाता है। जाहिर सी बात, इस प्रकार के लोगों को घोषित कर ही दिया जाएगा। अंग्रेज तो चाहते ही थे ना घोषित करना, क्योंकि वो ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो हमारे जो वीर सिपाही थे, उनकी जो चीज़ें थी, उनको इन्होंने क्या कर दिया, सारी चीज़ों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस समिति से जुड़े क्रांतिकारी थे कौन कौन से? पी मित्रा जी अध्यक्ष हैं, CR दास जी हैं, अरविंद घोष जी हैं, सुरेंद्र नाथ ठाकुर, फिर सिस्टर निवेदिता भी हैं,
बरिंद्र कुमार घोष हैं, अविनाश भट्टाचार्य हैं और भूपेंद्र दत्त हैं। ये सबके सब लोग अनुशीलन समिति से संबंधित जुड़े हुए सदस्य थे। ये हमारे वीर जवान सिपाही थे जो हमारी भारत को आजाद दिलाने में भूमिका निभा रहे थे। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। और ये जो खुदीराम बोस थे ना, युगांतर दल के सदस्य भी थे और बरिंद्र घोष युगांतर दल के नेता भी थे। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस को, सॉरी, इस बोस को खुद किसने, खुदीराम बोस को 18 वर्ष में, सबसे छोटी उम्र में इनकी फांसी होती है। मात्र 18 वर्ष होते हैं और 1908 को इनकी फांसी दे दी गई है। कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में, सॉरी, ये भारत की आज़ादी के टाइम में, मतलब यही होता है, 1857 की विद्रोह के पहले ही वो लोग थे। सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले यही नेता थे, खुदीराम बोस। उसके बाद अड़ीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को होता है। इस केस में अरविंद घोष छोड़ दिए जाते हैं और अन्य लोगों को फिर क्या कर दिया जाता है, सजा दे दी जाती है। पांडिचेरी में उसके बाद उन्होंने अपने आश्रम खोला, जिस आश्रम का नाम था ऑरेविलो। क्या नाम था? ऑरेविले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1904 में महाराष्ट्र में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नाम की संस्था स्थापित की। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जैक्सन की हत्या अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे को 11 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी जाती है। बाल गंगाधर तिलक ने 1843 में गणपति उत्सव बनाना शुरू किया। 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना इन्होंने शुरू किया था। राजद्रोह के आरोप में इनको 1908 से लेकर के 1914 तक 6 वर्ष की सजा हुई थी, जो इनको वर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया है और 6 वर्ष की सजा काटना पड़ा। और सजा सुनाने वाले जो जज थे वो दावर था। क्या था? दावर था। दावर नहीं चाहता था इनको भेजना, लेकिन वो भी क्या था, अंग्रेजों के दबाव में था। इन्होंने इस बात को कहा है। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लंदन में 1905 में, ध्यान दिला। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत 1904 में किया है महाराष्ट्र में, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में किया 1905 में। न्यू इंडिया समाचार पत्र और वंदे मातरम समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने भी निकाला था। ठीक है ना। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। 1 अप्रैल 1912 को। और 23 दिसंबर फिर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम भी फेंका है। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना फिर ठीक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की। 1915 में अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी। जिन्ना एंड तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अड्यार यानी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को सचिव बनाया और इसी होम रूल लीग से नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अय्यर, जिन्ना, सप्रू सब लोग जुड़े हुए थे। ठीक है ना। एनी बेसेंट वाले जो होम रूल था उनसे सब लोग जुड़े थे, नौ की तिलक जी वाले से। नेक्स्ट है कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। उसके बाद राजकुमार शुक्ल की मृत्यु पर अंग्रेज अधिकारी एमन ने श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपया भेजा था। चंपारण में खेती का अन्य 2 तरीका जो होता, मैंने बताया था इसके पहले वाले में, कुरतौली और कुस्की, ये 2 प्रकार के तरीके थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ में कौन कौन गया था? एग्जाम में आया भी था यही क्वेश्चन, सेम आपके स्टेट पीजीटी में भी आया था और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। इनके साथ थे राजेंद्र प्रसाद जी तो थे ही, जेबी कृपलानी, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरी, नंजी रंगा राव, मजहरुल हक थे। ये सब के सब लोग गांधी जी के साथ थे चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है
एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 2017 को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा की। सॉरी, ये 2000 नहीं है, 1917 है ना। 1917 को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई, जिसमें 4 बातों का उल्लेख है। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। तिलक ने उसके सूर्यविहीन उषा काल भी कहा। 31 अक्टूबर 1920 को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। किसने? एनएम जोशी ने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर लाला लाजपत राय थे। ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई तथा उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। सर माइकल ओ डायर था और REH जो डायर है वो अंधाधुंध गोलियां चलवाई हैं। इस कांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग गठित हुआ है, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। भारतीयों में कौन कौन था? इसमें चिमन लाल सीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। कांग्रेस ने भी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग स्थापित किया, जिसका नेतृत्व कौन किए? MM मालवीय ने किया था। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाने की घोषणा की गई, मनाया गया। उसके बाद से देखिए पॉइंट। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। इसकी पुष्टि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में ही की थी। असहयोग आंदोलन की जो आपका पुष्टि नागपुर अधिवेशन में हुआ था 1920 में, और इस प्रस्ताव को CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। ठीक है ना। उसके बाद मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। किसको? मोहम्मद अली को। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र जलाए गए। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। 11 फरवरी 1920 को आंदोलन वापस ले लिया जाता है। फिर काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लाहिड़ी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 11 फरवरी 1922 होगा, क्योंकि 21 में तो क्या नाम है वो कांड हुआ था ना, चौरी चौरा कांड के बाद से यह असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। उसके बाद से रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई है। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए लटक गए, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। यह कहते उन्होंने फांसी पर लटक गए हैं। पूछता है यह मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, ये रामप्रसाद बिस्मिल का ये उनका वाक्य था जो फांसी के दौरान बोले थे। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1988 को मुंबई पहुंचा है, मतलब भारत आया है। 1927 में बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना था। यानी बटलर कमेटी किससे संबंधित है? तो ये है आपका देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। नेहरू रिपोर्ट अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित होती है। उसके बाद इसी सम्मेलन में स्वीकार किया गया और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। किसने? गांधी जी ने। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा है। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है बिहार के एग्जाम के लिए कि चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हुआ था। 4 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। डेट याद रखिएगा, 4 मार्च 1931। 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इसे बनाने में MN राय ने मदद किया था।
उसके बाद से पॉइंट आता है आपके सामने, गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ है। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 है। यानी 30 से 32 तक तीनों गोलमेज सम्मेलन खत्म होते हैं। दूसरे गोल सम्मेलन में आपके आईएनसी भाग लेती, इसमें गांधी जी भी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले BR अम्बेडकर थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद से गांधी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी हुई थी। यानी आज का ही दिन 23 मार्च है और आज के ही दिन हमारे वीर जवान जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई और यही दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके दिन पर आज सत सत नमन। जय हिंद। उसके बाद मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 में की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष JL नेहरू थे। इसका गठन 1927 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 भावनगर में गांधी जी द्वारा शुरुआत। प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा। दूसरे सत्याग्रही JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मा दत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि 1940 में लिनलिथिगो ने अगस्त घोषणा किया कि ब्रिटेन तथा भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और यह कहते हुए मुसलमानों को आश्वासन दिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की, जिसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य की दर्जा देने की बात कही गई। गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहकर अस्वीकार कर दिया और लीग तथा कांग्रेस दोनों ने ही क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया था। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जिसको लीग और कांग्रेस दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। सबसे मेन रीजन ये था कि भारत को केवल डोमिनियन राज का दर्जा मिलना था। तथा 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को फिर वापस ले लिया गया है। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कार्यसमिति 8 अगस्त 1942 को स्वीकार की तथा 9 अगस्त 1942 को शुरुआत इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया है। फिर करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो गांधी जी ने दिया है। देखते हैं 3 पेज और आपके सामने हैं। ये देखिए पॉइंट, गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 6 मई 1946 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच एक संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए C राजगोपालचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक एक पैम्फलेट जारी किया। फ्री इंडियन लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय बंदियों को भर्ती कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। कहाँ जाते समय? टोक्यो जाते समय। चूंकि इनका मृत्यु पर संदेहास्पद है कि कैसे हुई थी, अभी कंफर्म नहीं हो पाता है।
शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुई तथा इन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह सरदार पटेल और जिन्ना ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस विद्रोह को लाल क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है। किसको? शाही नौसेना विद्रोह को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा है। फिर कैबिनेट मिशन योजना को लीग ने 6 जून 1946 तक, कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। फिर क्या होता है, इसके बाद चुनाव हुआ। 214 सामान्य स्थानों में से 205 कांग्रेस को मिला है और 78 में से 73 स्थान मुस्लिम को भी प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखते हैं, लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। यह दिवस सर्वप्रथम कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटेनबेटन योजना को प्रकाशित की गई। 14 जून 1947 को कांग्रेस की समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश की विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज खस्टम था। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को हुआ। 27 मार्च 1946 को लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने के रूप में किया। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो नारा इस लीग ने दिया था। बांटो और छोड़ो कब दिया था? 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। फिर गांधी जी ने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये गांधी जी की आत्मकथा है। इनका प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनू कहिए, जिसकी रचना नरसिंह मेहता ने की। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। इनकी हत्या की जुर्म में नाथूराम गोडसे के साथ नारायण आप्टे को भी फांसी दी गई। सजा सुनाने वाले जज आत्मचंद अग्रवाल थे। ठंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। हरार आंदोलन मजहरूल हक ने की। भारत भारतीयों के लिए का नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए। भगत सिंह को सजा सुनाने वाला जो जज था वो जीसी हिल्टन था। स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र चित्रण जिन्ना ने किया है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया है। कब? 1939 में। इस दिन को लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया है तो उसी दिन को लीग को ये लगा कि अब हमारा देश मुक्त हो गया और उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में उस दिन को मनाया था। इंडिया होम रूल लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने किया था। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया। फिर गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद ये संस्थाएं हैं और यह स्थापना वर्ष है, इनको देखते हैं। चलिए, मात्र 2 पेज और बचा है आपके सामने। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। संस्थाएं आपकी हैं, तत्वबोधिनी सभा है, स्थापना 1839 में हुआ था। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की। रहनुमाई माजदायन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विविन डेरेजियो ने किया।
हिंदू धर्म सभा राधाकांत देव ने 1830 में किया है। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया 1864 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किनसे मिलकर के किया? केशव चंद्र संघ के सहयोग से 1867 में। फिर इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस लंदन में किए थे 1872 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस नहीं है कॉन्फ्रेंस, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो जाकर के 85 में कांग्रेस में शामिल हो गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया 1912 में। पूछता एग्जाम में ये। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में है, 1817 में डेविड हेयर ने किया था। ठीक है ना, समझ में आया पॉइंट ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की पॉइंट देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अकेश्वरवादियों को उपहार ये नामक की उन्होंने लिखा, जिसमें अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और अकेश्वरवाद के पक्ष में उन्होंने वजनदार तर्क भी दिए हैं। पाश्चात्य शिक्षाओं से काफ़ी ये प्रभावित थे राजा मोहन राय, और इनकी समाधि भी कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ है, भारत में नहीं है। चलिए अब आगे देखिए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1820 से 1891 में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। पहला हिंदू विवाह पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को इन्हीं प्रेरणा से हुआ था। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, जो मूलतः हिंदी भाषा में है, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, याद रखिएगा इनकी किताब का नाम, कर्मयोग और राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, किनकी पुस्तक का नाम है? स्वामी विवेकानंद जी का है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल विवेकानंद को समर्पित है। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? थियोडोंग थे, ठीक है ना। उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई है, लेकिन हमारा भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा है। 7 सदस्यीय आयोग था ये। स्थापना 8 नवंबर 1927 को होती है और भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में आपको पता है हमारे लाला लाजपत राय लाठियों से घायल हो गए थे, जिनकी कुछ दिन के बाद से इनकी मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जैन 1930 को। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को। 5 अप्रैल 1930 तक होता है। सविना अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 तक। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। TRE 3 का डायरेक्ट क्वेश्चन है डेट से संबंधित। वैसे डेट जो भी मैंने बताया याद करिएगा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को और भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1991 में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है ना। ये हैं वचन और नारे। आपको पता है बीपीएससी पूछ भी रही है, रेलवे में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एसएससी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये उनके नाम हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल ने दिया। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू। करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए।
उसके बाद है कि भारत छोड़ो जो स्लोगन है ना, उसका लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। बिहार टीआरई 3 का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है। पत्र और पत्रिकाएं हैं, उससे संबंधित लेखक और संपादक हैं। जैसे मान लीजिए अभ्युदय है, लीडर है, हिंदुस्तान है, ये मदन मोहन मालवीय संपादक हैं इसके। इंडियन मिरर के कौन है, इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन है। इंडिपेंडेंट कौन है, मोतीलाल नेहरू हैं। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं। गीता रहस्य साप्ताहिक द मराठा और केसरी, ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, जो बाल गंगाधर तिलक की ये पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक हैं। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये अरविंद घोष की है। किनकी है, अरविंद घोष की। एक और इनकी एक पुस्तक है गोखले जी की, जिसका नाम है नेशन। नेशन किसका है, गोखले जी का है। और ये जो मैंने पॉइंट किया उसको तो बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी की पुस्तक के हैं जो कि पूछता है एग्जाम में, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी आत्मकथा है। पाथवे टू गॉड, ये सब के सब महात्मा गांधी से हैं। सोम प्रकाश हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ईश्वरचंद विद्यासागर इसके कौन है, संपादक हैं। अमृत बाजार पत्रिका, जो आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था, इसके जो संपादक है वो शिशिर कुमार घोष हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलिए लास्ट पे हम चल रहे हैं। 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर, अध्यक्ष हैं आपके मुधोलकर जी। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया इसी में। फिर आपके बांकीपुर है, बांकीपुरा मतलब आपका समझ सकते हैं कहाँ का है, ये बिहार का। 1931 में 47वां अधिवेशन कराची में, पटाल पटेल अध्यक्ष रहते हैं। इसमें गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला थी जो कलकत्ता 1890 में 6वें अधिवेशन को संबोधित किया था। 1935 में कांग्रेस की कोई भी अधिवेशन नहीं हुए हैं। 35 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 को दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये जो आपका पार्ट दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का लुसेंट में, आपका आईएनसी और उसके कब कौन कौन सा अधिवेशन, उसी अधिवेशन से मैंने क्रिस्प निकाला है जो बार बार एग्जाम में आता है और दिमाग से हट जाता है। और नॉर्मल चीज़ तो सबको पता है, लेकिन ये चीज़ आपको भूलने वाली है, इसलिए मैंने इसको इसमें समराइज़ किया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इनके उपाधि हैं और प्राप्तकर्ता हैं और देने वाले कौन हैं, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए गुरुदेव की उपाधि किनको मिली थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मिली थी। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि किनको मिली थी, महात्मा गांधी को मिली थी। तो ये देने वाले कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सीधे इनके रेसिप्रोकल, ये इनको दिए हैं और ये इनको दिए हैं। देश रत्न और आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू को दे दी गई है। किसने दिया है, देने वाले महात्मा गांधी थे। देश नायक किनको कहा जाता है, देश नायक कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, और वो पद दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद को, विवेकानंद का मतलब स्वामी विवेकानंद, जो एक खेतड़ी के महाराजा ने उनको विवेकानंद का नाम दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्योंकि आगे चलकर इनके बीच में मतभेद भी हुए थे 1939-38 वाले मामले में, जब हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष की बात हुई थी। तो अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय देने वाले राजा राम मोहन राय को कौन से पद थे, राजा, यानी राजा राम मोहन राय को राजा कहे थे। किसने कहा था, अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने कहा था। उसके बाद भारत की कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, उनको देखते हैं। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, चौहान जी जीत जाते हैं। फिर दूसरा होता है तराइन की युद्ध 92 में, गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं। पानीपत का पहला लड़ाई होता है 1526 में, बाबर जीतता है, लोधी जी हार जाते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, अकबर जीत जाते हैं, हेमू हार जाते हैं।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली काफ़ी जीता, अब मराठा पूरी तरीके से हार जाते हैं। भारत चीन युद्ध जो होता है 1962 में होता है। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ। ये थी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ करके समझाया। आप वीडियो को देखिए शुरू से लेकर के अंत तक विदाउट स्किप किए हुए, मेरी बात को समझिए। उसके बाद आप जाइए प्रिंट आउट निकलवाइए, फिर दोबारा वीडियो को ऑन करिए। ऑन करने के बाद से पॉइंट आउट करके सारी चीज़ों को लिखते हुए चले जाइए। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरी वीडियो को, आप मुझे यदि आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके दोस्तों के बीच मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।